नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से निपटेगा और इस संबंध में किसी को कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मन विदेश मंत्री योहान वाडेफुल के साथ मुलाकात की। इस दौरान जर्मनी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को पूरा समर्थन दिया। जर्मनी ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को महीने भर के लिए बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद इस दो तरफा एयर स्पेस बैन की शुरुआत हुई थी। IMF ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि पाकिस्तान को अतिरिक्त धनराशि देने के लिए उसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले पर वोटिंग नहीं हुई थी, बल्कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। बता दें, भारत ने इस सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय से खुद को दूर रखा था, क्योंकि उसने ऐसे फंड का उपयोग करने में पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया था। भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, जिसमें वो अपनी सरकारी खरीद यानी प्रोक्योरमेंट को विदेशी कंपनियों के लिए खोल सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और बाकी देशों की कंपनियां जल्द ही भारत में 50 अरब डॉलर यानी 43 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ठेकों के लिए बोली लगा सकेंगे। ये बदलाव भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता का हिस्सा है। सरकार ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते की तर्ज पर अमेरिका को भी ठेके में हिस्सा लेने की अनुमति देने वाली है। सूत्रों ने बताया है कि भारत अमेरिका के साथ हो रहे व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को करीब 50 अरब डॉलर के ठेकों में हिस्सा लेने की अनुमति देगा। ये ठेके केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसियों से जुड़े होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल को अमेरिका के बाहर बने आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। उन्होंने साथ ही जून महीने से यूरोपीय संघ पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने पहले ही एप्पल के टीम को यह बता दिया है कि जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे उन्हें अमेरिका में ही बनाया जाना चाहिए, ना कि भारत या किसी और देश में। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो एप्पल को अमेरिका को कम से कम 25% टैरिफ देना होगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स के दाखिले पर लगाई रोक के लिए ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। इससे पहले अमेरिका के गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रशासन ने हार्वर्ड के कानून का पालन नहीं कर पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिला कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप के इस कदम को एक बयान में गैर कानूनी बताया था। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर असर पड़ सकता है। भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया। इस फैसले से पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तानी सीनेटर सैयद अली जफर ने इसे पानी का बम बताया और कहा कि अगर इस संकट का हल नहीं निकाला गया तो पाकिस्तान के लोग भूख से मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 में से 1 व्यक्ति सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है और चेतावनी दी कि अगर संकट का समाधान नहीं किया गया तो बड़ी आबादी भूख से मर सकती है। जफर ने कहा कि अगर हम इस जल संकट को अभी हल नहीं करते हैं तो हम भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच अब भारत बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भारत आतंकी फंडिंग के मुद्दे को FATF में उठाएगा, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। सूत्रों ने बताया कि भारत खासतौर पर उन कानूनी प्रावधानों को उठाएगा जिनका पालन करने का वादा पाकिस्तान ने 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर आने पर किया था। इस मामले में एक सरकारी सूत्रों ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। इसके लिए तैयारी का काम चल रहा है। सरकार एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे FATF की अगली पूर्ण बैठक में पेश किया जाएगा। यह मीटिंग जून 2025 में होनी है। भारत जून में पाकिस्तान को विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा पर भी आपत्ति जताएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए 3 सवाल किए। राहुल गांधी ने सबसे पहला सवाल पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। दूसरे सवाल में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने अपना तीसरा सवाल किया कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। MP के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर फिर माफी मांगी है।
उनकी ये माफी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पहले की माफी को ठुकरा दिया और जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि भाषाई भूल हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड में मैं मन से बहुत दुखी एवं विचलित हूं। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर एवं सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म, देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। इस हमले के बाद भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे। इसी के बाद अब वो पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद एक बार फिर इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। दिल्ली श्रीनगर उड़ान का संचालन कर रहे इंडिगो के एक पायलट ने बुधवार को अचानक ओलावृष्टि से बचने के लिए शुरुआत में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमति अस्वीकार किए जाने के कारण विमान ने अपने मूल उड़ान मार्ग को बनाए रखा और गंभीर अशांति का सामना किया। बता दें, टीएमसी के सांसदों सहित 220 से अधिक लोगों को ले जा रहे इस विमान में अचानक ओलावृष्टि होने लगी और पायलट ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण को इसकी आपात स्थिति की सूचना दी। बुधवार को विमान सुरक्षित उतर पाया। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। ईडी का कहना है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ईडी के अनुसार इस लेन देन का एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना से जुड़ा है। तत्कालीन विधायक और वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कथित निर्देशों पर 4 कांग्रेस नेताओं ने 2022 में यंग इंडियन को 80 लाख रुपए से ज्यादा का दान दिया। इनमें गली अनिल कुमार, जो 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े थे, उन्होंने जून 2022 में 20 लाख रुपए का डोनेशन दिया। पूर्व विधायक अली शब्बीर ने भी 20 लाख रुपए का डोनेशन दिया, जबकि तत्कालीन तेलंगाना कांग्रेस कोषाध्यक्ष पी सुदर्शन ने 15 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। सबसे बड़ी राशि 25 लाख रुपए तत्कालीन तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने दी। ये सभी दान 1 महीने के भीतर दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये डोनेशन ब्लैक मनी है? ये सभी डोनेशन ऑन रिकॉर्ड दिए गए। पंजाब के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जालंधर सेंट्रल हल्के से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आज रमन अरोड़ा के घर पर छापा मारा। आज सुबह करीब 10 बजे विजिलेंस की टीम रमन अरोड़ा के जालंधर के अशोक नगर स्थित घर पर पहुंची। रेड के दौरान पुलिस ने रमन अरोड़ा के मोहल्ले में लगी गलियों के सभी गेट बंद कर दिए और किसी को भी बाहर से अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। राजस्थान के 12 जिले के अंता सीट से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म कर दी गई है। ये कार्रवाई 20 साल पुराने मामले में उन्हें हुई 3 साल की सजा के बाद की गई है। विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। 1 मई से उनकी विधायकी खत्म मानी जाएगी। विधायक कंवर लाल को 20 साल पहले एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए वकील को नसीहत दी है कि सस्ती पब्लिसिटी से बचना चाहिए। असल में मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। जब सीजेआई गवाही एक कार्यक्रम के लिए गए थे, उसमें प्रोटोकॉल ठीक तरह से फॉलो नहीं हुआ। बड़े अधिकारी भी नदारद दिखे। ऐसे में सीजेआई ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उसके बाद माफी तक मांग ली गई। मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब एक वकील ने याचिका दायर कर दी। याचिका के जरिए मांग की गई कि उन अधिकारियों के खिलाफ या एक्शन होना चाहिए जिन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। लेकिन सीजेआई गवाही ने उस वकील को ही लताड़ दिया। इसे चीप पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम ऐसी प्रैक्टिस का खंडन करते हैं। हम मानते हैं कि एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। वकील अभी नौजवान है, सिर्फ 7 का अनुभव है। ऐसे में ज्यादा जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा। याचिकाकर्ता को 7,000 रुपए देने होंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी। इस्लाम ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से सर यानी यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ढाका में तीनों सेनाओं के कार्यक्रम में जनरल वकार ने मोहम्मद यूनुस को
सख्त संदेश दिया। उन्होंने बांग्लादेश में आम चुनाव कराने का भी अल्टीमेटम दे दिया। म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर को खूनी गलियारा करार देते हुए कहा कि इसे नहीं बनने दिया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वकार ने दो टूक कहा कि जब तक देश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई थी, जिसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया है। वॉशिंगटन डीसी में एक यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या करने वाले संदिग्ध पर हत्या के अलावा हथियार रखने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुधवार रात के हमले की घृणा अपराध के रूप में जांच की जा रही है। अभी और भी आरोप लगाए जा सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा यह मामला मृत्युदंड योग्य है। गुरुवार को अदालत में हुई सुनवाई में संदिग्ध पर आरोप लगाए गए और उसे 18 जून तक हिरासत में भेज दिया गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.